नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी, कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। सो थोड़ा सा मुझे समय लग गया, मैं 2 से 3 मिनट लेट हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नेटवर्क ठीक से आ रहा होगा। ठीक है जी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन है कैंप का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले 2 दिन में मैंने सेशन लिए उसमें कुछ आपका वैल्यू एडिशन कर पाया होगा। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वापस से, क्योंकि हमारा ये कंक्लूजन है। और इसमें हम वो जो बचे हुए हमारे कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से कहूँगा, ये सेशन मैं मेरी बेटी को डेडिकेट कर रहा हूँ, जिसने संडे के दिन दिल्ली में मैराथन में सिल्वर मेडल जीता है। तो मैं ये उसको डेडिकेट कर रहा हूँ। ये जो सेशन है, कैंप है, इसे रोटरी क्लब ऑफ खपोली ने स्पॉन्सर किया है। सो एक बार फिर से प्रेसिडेंट डॉक्टर सावित्री रघुपति, उनको मेरा धन्यवाद। रोटरी के जितने मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये सेशन करने के लिए। ठीक है जी। तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। सो फटाफट चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। और पीपीटी आज क्या बोलती है, क्या हमें सीखना है, कैसे करना है, वो हम जानेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग के पास पेन पेपर रहेगा लिखने के लिए। ओके, एंड वी स्टार्ट। चलें जी, शुरू करें हम लोग। सो हम शुरुआत करते हैं। एक बार वापस से माँ के चरणों में प्रणाम और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कल बात कर रहे थे कारपेट इन्वेस्टमेंट की। ठीक है जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने ये टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी सबसे पहले, कारपेट बॉम्बिंग। अमेरिका ने क्या किया था, जापान की 2 सिटी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, हिरोशिमा नागासाकी। बेसिकली 3 सिटीज थी बट फाइनलाइज 2 ही की थी, 2 सिटी, हिरोशिमा नागासाकी। और उसके ऊपर उन्होंने एटम बॉम्ब छोड़े थे। और उससे पहले जो बॉम्ब छोड़े थे वो इस तरीके से छोड़े थे कि शहर का कोई भी हिस्सा बचे नहीं। उसको हम बोलते हैं कारपेट बॉम्बिंग। वो इस तरीके से बॉम्बिंग होती है कि पूरा एरिया जो उन्होंने डिफाइन किया वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। कारपेट इन्वेस्टमेंट हम इस हिसाब से बोलते हैं कि आपको इस हिसाब से अपने पैसों को निवेश करना है जिससे आपको जब वो पैसे मैच्योर होके मिले, जब मान लीजिए आपने एक उदाहरण के लिए 5 साल की अवधि के लिए अपना पैसा निवेश किया, ₹1,00,000, तो 5 साल के बाद जब आपको पैसा मिलेगा वो आपका रिटर्न आ जाएगा, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो जाएगा। अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, हर महीने इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, 5 साल 5 साल 5 साल, पहले महीने में आपने जो किया है वो अगले महीने में आ जाएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। फर्स्ट मंथ में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपने डबल स्कीम में डाला है। आपको 10,000 आपने लगाए हैं, 10,000 का आपको इंटरेस्ट आया, तो मेच्योरिटी भी आपको 20,000 के अमाउंट मिल गई, डबल होके मिल गया है। ठीक है जी, साइकिल चालू हो गया। हम डबल स्कीम की बात कर रहे हैं। हमने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लिया, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा। आपने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट सुना है जिसमें आप निवेश करते हैं, उसकी मेच्योरिटी होने के बाद पैसे डबल हो जाते हैं। सिंपल, डबल का हम 2x की बात कर रहे हैं, नंबर गेम की बात कर रहे हैं। तो जब मेच्योरिटी होगी तो आपको पैसा डबल मिल जाएगा। 10,000 लगाए हैं तो 20,000 मिल जाएगा। जब मेच्योरिटी हो गई तो आपके पास 10 के 20 होके मिले। अब आपके पास ऑप्शन है, 10,000 आप अपने ले लीजिए, उसको एंजॉय कर लीजिए, या और बचे हुए 10,000 का निवेश कर लीजिए। जैसे हमारे उदाहरण में फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऐसा है, सेकंड में ऐसा है, तीसरे में आपने 10 के बदले 15,000 का निवेश कर दिया, 5,000 आपने इंजॉय कर लिया। सिंपल। चौथा ऑप्शन हमने रखा है कि भाई हमने 20 के 20,000 पूरे उसमें री इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी पैसा यूज नहीं किया है, इंजॉय नहीं किया। ठीक है। सो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसा एक साइकिल क्रिएट करना है जहां पे हर महीने आप पैसे को निवेश करते जाएंगे। एवरी मंथ यू विल मेक सम इन्वेस्टमेंट, जो साइकिल डबल का रहेगा।
मान लीजिए वो 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का जो भी साइकिल है, तो 7वें साल से आपको रेगुलर हर महीने डबल पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आज आपके घर का खर्चा मान लीजिए 10,000 चलता है। घर का खर्चे का मतलब है किचन का खर्चा। मैं जब भी घर के खर्चे की बात कर रहा हूं तो सिर्फ किचन की बात कर रहा हूं। मैं आपके कोई भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है ना, जो हमारा लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दाल चावल की बात कर रहा हूँ, आपकी ग्रोसरी वेजिटेबल बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ। आपने आइडेंटिफाई किया कि वो मेरा 10,000 है, 20,000 है, जितना है उतना पैसा निवेश करना शुरू शुरू कर दीजिए। साइकिल बना लीजिए, पैसे डबल हो जाएंगे। तो फिर एक समय के बाद आपको हर महीने आपके घर के खर्चे के पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को कारपेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसको फॉलो किया है। डेफिनेटली लोग कहेंगे रेट ऑफ रिटर्न कम आएगा अगर आप फिक्स प्लान में जाएंगे। देखिए, मैं आपको आज के दिन में सेफ्टी नेट की बात बता रहा हूँ। मैं आपको इन्वेस्टमेंट का 1x का 2x 4x 6x की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक सेफ्टी नेट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ओवरनाइट खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, हम सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अक्सर मेरे जितने भी डॉक्टर मित्र हैं वो ये कहते हैं, रोहित भाई अपनी सेहत का ध्यान रखो, प्रिवेंशन करो, फिर तकलीफ बढ़े नहीं। ठीक है जी। तो हम सेफ्टी नेट की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जिससे हमारे पैसे डबल होके आते रहे और हमारा जो किचन का खर्चा है वो चलता रहे। मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई किया 10,000 आपका किचन का खर्चा है, आपने इन्वेस्ट किया, उस अवधि के बाद आपको 20,000 आए, तो आपका वो साइकिल चलता रहा और आपका जो किचन का खर्चा तो सेट हो गया। आपको निवेश 6 से 7 साल तक करना है। एग्रीड? अच्छा, अब जैसे ही मैं ज्ञान देता हूं सब बोलेंगे रोहित भाई इस पे तो टैक्स लगेगा। देखिए, टैक्स प्लानिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। आप जो भी पैसा कमाएंगे उसमें आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आप जिस भी स्लैब में आते हैं 10%, 20%, 30% में, जिस भी स्लैब में आते हैं, टैक्स प्लानिंग की बात हम अलग से करेंगे। इस समय हम बात कर रहे हैं सेफ्टी नेट की। ठीक है जी। सो जो आपके पास री इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रोसेस है, जो आपको हर महीने पैसे डाल के ये एक कारपेट बनाना है 6 साल 7 साल के बाद, ताकि वो डबल होके पैसे मिले। आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो, आप टर्म डिपॉजिट बना सकते हैं। प्रॉब्लम टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग में ये होती है कि जब हमारा समय ऊपर नीचे होता है हम फट से उसको इनकैश कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आपको ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है जिसको आप तोड़ ना सकें, है ना, ऐसा कुछ करना है आपको। आप क्या कीजिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर दीजिए, किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर दीजिए और यहाँ से शुरुआत कीजिए। अगर आप अपने सीनियर जनरेशन को पूछेंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि हाँ, हमने ये विकल्प यूज किया था और हमारी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो गई थी। मैं आपको बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कारपेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि हर महीने के आपके किचन का खर्चा इंटरेस्ट से चलता रहे। ठीक है जी। तो ये हमारी बात हो गई कारपेट इन्वेस्टमेंट की। अब शुरुआत कैसे करनी है। आपको हर महीने में निवेश करने की बात कर रहा हूं, तो हर महीने आपको पैसे भी तो जोड़ने हैं। पैसे कैसे जुड़ेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जिनका बिजनेस है, जिनका भी बिजनेस है, उनको डेली सेविंग करनी है। मैं मंथली की बात नहीं कर रहा हूं, हर रोज उनको अपने गल्ले में से पैसे निकाल के एसआईपी करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, डेली करना है, रोज, हर रोज, संडे मंडे ट्यूसडे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नेशनल हॉलिडे हमारी नहीं है, हर दिन आपको पैसा निवेश करना है। पहला चीज, आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। जब आपका दिन खत्म होगा तो जितना पैसा आपका दिन का रेवेन्यू है वो आपको बैंक में जमा करना चाहिए। लोग भाग नहीं करते हैं, तो आप ये आज से आदत शुरू कर दीजिए। आजकल एटीएम मशीन में आप पैसे डाल सकते हैं जितना चाहे। ठीक है जी। तो हर दिन आपको जो भी आपका गल्ला हुआ है, जो रिटेल का काम करते हैं, जो भी आपका गल्ला हुआ है, उसको आपको उस दिन शाम को या अगले दिन सुबह जाके बैंक में पूरा पैसा गिनती से जमा करना है। ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए। जब तक आप पैसे को ठीक से
डालेंगे नहीं, उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कैश कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। सो अगर आप लक्ष्मी जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप कहते हैं कि लक्ष्मी जी आप मेरे पास आइए, मेरे घर में विराजिए, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी कैसे होगी? आपको ये सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सो डेली जो भी है, मेरे जितने लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जो भी प्रोफेशन में वो हैं, सीए, उन सबको ये बोलता हूँ, आप बॉस जो भी आपका कलेक्शन है उसको हर दिन, दिन खत्म हो गया, जो कलेक्शन है उसको बैंक में डालिए। आपको मालूम पड़ना चाहिए आपके खाते में इस महीने कितनी कमाई हुई, उसके सामने खर्चा हम ट्रैक करेंगे। हमने ये पहले डिसाइड कर लिया, हर महीने आप अपने एम्प्लॉयज को जब सैलरी देते हो, आप भी अपनी सैलरी लोगे, तो आपको मालूम है कि हर महीने आपको कितनी सैलरी लेनी है। सिंपल। तो जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो भी प्रोफेशनल फीस आ रही है, उसको बैंक में जाने दीजिए। नंबर वन, जब आप बैंक में डाल रहे हैं वहां से ऑटोमेशन कर दीजिए, हर दिन आपका एसआईपी जाना ही चाहिए, डेली आपको निवेश करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कलेक्शन वाले आपके शॉप पे आके, आपके ऑफिस में आके भी रोज पैसे ले सकते हैं और आपकी चौपड़ी में लिख देंगे कि मैंने अग्रवाल जी से 500 रुपए लिए, मैंने जगताप साहब से 1000 रुपए लिए, है ना जी, मैंने गौरव से इतने पैसे लिए। सो उन सब को चौपड़ी में लिख देंगे। और ये आदत क्या होता है कि आप किसी को रोज 500 रुपए देते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैं कहूं कि भाई आपको 10,000 रुपए देना है, तो वो आपको उठ के लगा, अरे यार 10,000 रुपए देना है। हमारा जो माइंड है उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए, अपने माइंड को पहले क्या कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए कि रोज मुझे 500 रुपए का निवेश करना है, रोज 1000 रुपए का निवेश करना है, और इस अमाउंट को ग्रेजुअली स्टेप अप कीजिए। 500 रुपए से शुरू कीजिए, फिर 700, 1000, 2000 ऐसे लेके जाइए। बिजनेसमैन के लिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी बता दी है। और ये जो पैसा है वो कमिटेड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बिजनेस अच्छा हुआ तो 1000 के 2000 ले जा, आज मंदी है तो मैं दूंगा नहीं। बिजनेस कैसा भी हो, ये कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, आपको पैसे देने ही देने हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करते हैं सर्विस क्लास की, सैलराइड पर्सन। आपको क्या करना है? देखिए, आपके रोज के कुछ खर्चे होते हैं, कमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कन्वेंस का पैसा लगता होगा, या पेट्रोल का आपका पैसा लगता होगा, नंबर वन। नंबर टू, आप कुछ आते जाते ऑफिस जाते हुए रास्ते में कुछ स्नैक्स खाते होंगे। शाम को आप ऑफिस से निकले, भूख लग गई, आपने कुछ वड़ा पाव खा लिया, समोसा खा लिया, कुछ आप स्नैक्स खाते होंगे, है ना जी। 4 बजे की चाय जब आती है तो चलो कुछ पकौड़े हो जाए, आज बारिश आ रही है तो आज के पकौड़े गुप्ता जी की तरफ से, है ना जी। ऐसा भी कभी कभी आप करते होंगे, तो आपका कुछ ना कुछ आउटफ्लो होता होगा। आज मीनाक्षी मैडम के बच्चे की मार्क्स मिले हैं, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। हम ऐसी अलग अलग बातें करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, जब आप ऑफिस जाते हो तो आपको कुछ लिटरेचर खरीदना पड़ता होगा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए। आपको कुछ सेमिनार, वेबिनार्स अटेंड करने पड़ते होंगे, अपने आप को एजुकेट करना पड़ता होगा। आप जाते होंगे कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, आप अपनी जेब से खर्चा करते होंगे। कई बार आपकी कंपनी स्पॉन्सर करती, कई बार आपको खुद खर्चा करना पड़ता है। क्लियर है जी? आपकी कॉस्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कपड़े आयरन करके जाना पड़ता है। बाजार से करते हो तो कम से कम 15 रुपए जोड़ी तो लगता ही है। आपका जब ऑफिस जाते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने कपड़ों को मेंटेन करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। फॉर्मल आप कपड़े जब खरीदते हैं, थोड़े से ब्रांडेड भी आप लेने की कोशिश करते हैं तो महंगे कपड़े खरीदते हैं। ये सब बेसिकली आपका एक कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग टू योर ऑफिस, योर प्रोफेशन होता ही है। ठीक है जी। मान लीजिए आपका दिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 100, 150, 200 रुपए का खर्चा है। ठीक है, 200 रुपए का खर्चा, आप 25 दिन जाते हैं, मतलब कितना हुआ? 5,000 का आपका खर्चा हो गया, है ना। ऐसे ही समझे मोटा मोटा। आपको क्या करना है? एक पिकी बैंक बनाना है। देखिए, मैंने आपको पिकी बैंक की फोटो भी दी। आपको एक पिकी बैंक बनाना है। रोज आपको उस पिकी बैंक में 500 रुपए डालने ही डालने। आपको ये समझना है कि ये 500 रुपए आज से मेरी कॉस्ट ऑफ, जो ऑफिस आने जाने की कॉस्ट है, वो बढ़ गई है। मेरा पेट्रोल का खर्चा जो लगता था उसमें ये 500 रुपए और बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आप जो भी समझे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कर रहे हैं कि ये मेरा डेली का जो एक्सपेंसेस है बढ़ गया है, और आपको उसमें 500 रुपए डालने। क्या होता है, हम सब
अपने महीने का बजट बनाते हैं और उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट लिखते हैं, इस महीने 5,000 की मेरी एसआईपी जाएगी, मेरा ये जाएगा, सब कुछ ठीक है। जो आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है चलने दीजिए। कि मेरा एक पिकी बैंक का कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर लीजिए, डेली सेविंग कीजिए, छोटा छोटा पैसा जोड़िए। बूंद बूंद से सागर बनता है, हमने बचपन से पढ़ा है, सुना है, और वो चीज मैं आपको अप्लाई करने के लिए बोला हूँ। सो जब आप ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा महीने के बाद आपकी एक धनराशि बन गई है। ठीक है जी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, कुछ आपको ऐसा नया नहीं बता रहा हूँ। तो आपको पिकी बैंक बनाना है। जब आपके पास ये पैसे आ जाएंगे, महीने के आपने कंट्रीब्यूशन किए तो आपके पास पैसे आ गए, उस पैसे को आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, हर 3-3 महीने के बाद निवेश करना शुरू कर दीजिए। कोई भी घर में इमरजेंसी आएगी, आप इस पिकी बैंक से पैसे नहीं निकालोगे, इस पिकी बैंक को तोड़ोगे नहीं। क्लियर है? 3-3 महीने के बाद आप इन पैसों को निवेश करोगे, क्योंकि आप उसमें क्या डाल रहे हो, 500 रुपये डाल रहे हो, है ना जी। अगर 1,000 रुपये डाल रहे हो तो 30,000 रुपये होंगे, नहीं तो 15,000 रुपये होंगे। वो पैसों को आप निवेश करेंगे। क्लियर है? तो आप 3-3 महीने में उन पैसों को निवेश करना शुरू करेंगे। सो आपके पास मैं एक नया जरिया बना रहा हूं, आपकी जो भी है इनकम में से आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको सेविंग करनी है, डेली सेविंग का कॉन्सेप्ट डालना है कि मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, क्या कीजिए, ये पिकी बैंक घर के सारे सदस्यों को दे दीजिए, आपके पास भी रखिए, स्पाउस के पास भी रखिए, बच्चों को भी अपना अपना पिकी बैंक दे दीजिए और उनको भी ये एजुकेट कीजिए, उनको भी ये अच्छी आदत लगा दीजिए, पिकी बैंक में पैसे डालें। अच्छा, बच्चों को बड़ा मजा आता है पिकी बैंक में पैसे डालना है, आप रोज उनको बोले बेटा आप कॉइन डालना शुरू करो, तो उनको भी वह हैबिट अभी से ही लग जाएगी। आपके बच्चों को सेविंग की आदत सिखाने का कल्चर डालना ही चाहिए, आपको ही डालना है, मेरे को ही मेरे बच्चे को सिखाना है। ठीक है जी, एग्री करते हैं अपन? तो हमने एक क्या किया है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया है डेली सेविंग की हैबिट लगाने से। रोज हम ब्रश करते हैं, 3 दिन से आपको वही उदाहरण दे रहा हूं, ब्रश करते हैं लॉन्ग टर्म में, ताकि हमारे हाइजीन रहे, दांत हमारे सुधर रहे, प्रॉब्लम नहीं हो, डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़े, सिंपल। तो वही कल्चर को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब आपके पास आ गए पैसे, अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। जैसे ही हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, सब कहते हैं रोहित भाई सट्टा है, मेरे पहचान वाले उनका नुकसान हुआ, मेरे परिवार वाले उनका नुकसान हुआ, पड़ोसी है उनका नुकसान हुआ। आपने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी होगी और आप स्टॉक मार्केट से दूर दूर भागते रहे होंगे। ठीक है जी, स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या? स्टॉक मार्केट एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थोड़ा सा आते हैं, स्टॉक को समझते हैं, उसमें निवेश करते हैं और अपने पैसे को कम समय में बढ़ाते हैं। ठीक है जी, वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, उसको सट्टा समझते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे हम निवेश करेंगे रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे, हर्षद मेहता बन जाएंगे और हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग ऐसा सोच के पैसा निवेश करते हैं, किसी की टिप लेने के बाद, कहीं पेपर में पढ़ लिया, कहीं पे टीवी पे सुन लिया, किसी गुरु ने उनको बोला, किसी भी एक्सपर्ट ने बोला, उसकी सलाह पे पैसे डाल दिए, उन सब के पैसे डूबते ही हैं। स्टॉक मार्केट सट्टा करने के लिए अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल मत आओ, अगर आप इंट्राडे करने के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल मत आओ। इंट्राडे मतलब सुबह आपने जब स्टॉक मार्केट खुला तब शेयर को खरीदा, 3 बजे जब स्टॉक मार्केट बंद होने वाला है उससे पहले आपने उसको बेच दिया, तो जो डिफरेंस है उसमें आपने प्रॉफिट या लॉस किया। सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग इज कॉल्ड इंट्राडे। एक ही दिन में आप पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, स्क्वायर ऑफ कर रहे हो पोजीशन को। अगर आप वैसा करने के लिए आ रहे हो तो प्लीज बिल्कुल मत आओ। आपको ऐसे बहुत सारे लोग फोन करके बोलेंगे कि आप हमारे पास आइए, हम आपको इंट्राडे में इतना पैसा बना के देंगे। उनको हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम कीजिए और बोले कि भैया बिल्कुल मेरे को ऐसा नहीं करना है, तुम मेरे को एक दिन प्रॉफिट बना के दोगे फिर लॉस करा दोगे, नहीं चाहिए, मेरा प्रिंसिपल भी मुद्दल भी डूब जाएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, पहले चीज को समझिए, उसके बाद उसको निवेश कीजिए। ठीक है जी, शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है और शुरू करना है एसआईपी से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कहाँ से शुरू करना है?
हर महीने आपको छोटा छोटा अमाउंट निवेश करना है। शुरुआत होगी आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से। मैं ये चीज हर बार हर इंसान को बोलता हूँ, आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझता है तो क्या कीजिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लीजिए। ऑन एन एवरेज आपको 12 से 15% रिटर्न मिलेगा। आज के दिन में बैंक आपको दे रहा है 7%, 7.5%। मैं आपको उसमें एडिशनल 5% दिला रहा हूं। मैं नहीं दिला रहा हूं, स्टॉक मार्केट आपको दे रहा है। एक आपको जरिया, एक इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं जिसमें आपको बेटर रिटर्न आएगी। रिस्क भी है। मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट कर रहा हूं वो कभी जीरो नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने शेयर खरीदा, डब्बे में चला गया, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। जीरो नहीं होगा, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि हम इंडिया की टॉप 50 कंपनी में निवेश कर रहे हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का सबसे पुराना है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हम बोल रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 50 कंपनीज जो लिस्टिंग होती है उसके हिसाब से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बनता है। आपको उसमें निवेश करना। आप बोलो कैसे, हर एक शेयर को खरीदना है? नहीं, आपको नहीं खरीदना है। आपको एक एजेंसी ढूंढना है जो आपके बिहाफ पे वो सारी कंपनी में आपका पैसा निवेश करेगी। तो आप बोलोगे कितना मुझे करना पड़ेगा? 500 रुपए से शुरू कर दीजिए। सिंपल मल्टीपल ऑफ 100 करते जाइए, 500, 600, 700 ऐसा करते चले जाइए जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपके बिहाफ पे वो कंपनी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश करेगी। जो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है उसको स्टॉक एक्सचेंज बाहर का रास्ता दिखा देगी, उसके बदले में दूसरी अच्छी कंपनी को लेके आ जाएगी। सो ऑलरेडी आपके बिहाफ में कोई ना कोई ज्ञानी आदमी ये काम कर रहा है, कंपनी को एनालाइज कर रहा है, उसको अंदर ले रहा है, बाहर ले रहा है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और आप उसमें निवेश कर रहे हैं। आपको जब भी ये इंडेक्स फंड को बेचना है, आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, बिक जाएगा सेम डे, और 3 दिन में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था, इमरजेंसी में भी आप स्टॉक को बेच सकते हो, तो इंडेक्स फंड भी उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है। जब भी आप इंडेक्स फंड शुरू कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका होराइजन, अवधि कम से कम 7 साल रखिएगा। लोग बात क्या करते हैं, निवेश करते हैं, 1 साल के बाद आके बोलते रोहित भाई आपने कहा था 12%, मुझे तो नुकसान हो गया, मेरा जो मुद्दल था वो कम हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है, उसको कम से कम 7 साल तो दीजिए सांस लेने के लिए, बढ़ने के लिए। 7 ईयर्स का होराइजन रखिए, क्योंकि साइकिल है। कुछ इंडस्ट्रीज ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, तो आपका पैसा थोड़े से लंबी अवधि में बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में ऐसा देखा गया है, ऑन एन एवरेज 12 से 15% के बीच में रिटर्न आता है। मैं तो 12% ही आपको बोल रहा हूँ, 12% की गिनती कीजिए, सिंपल। दूसरा विकल्प है, आप निफ्टी 50 में आप इंडेक्स में कर रहे हैं, दूसरा बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही इंडिया के जो टॉप बैंक है उसमें वो आपका पैसा निवेश करेगी कंपनी। ये दो चीज मैं आपको बिल्कुल सेफ बता रहा हूं। अब क्या है कि आप बोलोगे मैंने इसमें निवेश कर लिया, इसके आगे क्या? भाई इसके आगे क्या? अब हमको, हम जैसे ही इस जर्नी पे शुरू हो गए तो हमको लगा हमें भी कुछ शेयर खुद खरीदना चाहिए, कुछ मेरे को भी ज्ञान मिलना चाहिए। तो कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने पैसे निवेश करना चाहते हो बाजार में। नंबर 1, सिंपल। आपने बोला कि मैं 10 लाख रुपए निवेश करना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा स्टॉक कैसे आपको पिक करना है और आगे कैसे जाना है। तो हम पहले नंबर्स की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर की मैं आपको बात कर रहा हूं। अगर उदाहरण के लिए आप स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, 10 लाख, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 10 लाख रुपए हैं उनको अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। नंबर 1, रूल नंबर 1 इज, आपको अपने पैसे को अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। नंबर 2, आपको अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। सेक्टर का मतलब बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, ठीक है जी, आईटी सेक्टर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, फार्मा हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, हेवी इंडस्ट्रीज हो सकती है, आपका फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एफएमसीजी हम जिसे कहते हैं। तो आपके पास अलग अलग सेक्टर में आपको निवेश करना है। अक्सर लोग बाग देखते हैं आईटी अच्छा लगा तो मैं आईटी में डाल देता हूँ, फार्मा बूम पे नहीं।
आपको हर एक सेक्टर में थोड़े थोड़े पैसे निवेश करने हैं। आप अपने सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखोगे। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, हमने सुना है। तो स्टॉक मार्केट में आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप ये सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो एक सेक्टर में आप 10 से 15% का ही निवेश कीजिए, उसके ऊपर जाइए मत। आपको 10-10% ही लगाना है। जो सेक्टर आपको अति प्रिय है, अति प्रिय है, आपको लगता है वो सेक्टर के बारे में जानता हूँ, आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आप आईटी में थोड़ी सी जानकारी ज्यादा रखते होंगे कि विप्रो में क्या हो रहा है, आपको महिंद्रा में क्या हो रहा है, इन्फोसिस में क्या हो रहा है ना जी, टीसीएस में क्या हो रहा है। तो आप उसमें 10% के बदले 15% का निवेश कर सकते हैं, ठीक है जी। 15% के ऊपर आप नहीं जाएंगे, ये आपकी कैप लिमिट है। अगर मैं 10 लाख का निवेश कर रहा हूं तो मैं 10 सेक्टर को पकड़ूंगा जिसमें मैं लाख लाख रुपए का निवेश करूंगा। बिल्कुल क्लियर है। सो हमको अलग अलग सेक्टर लेना है, 10% की कैपिंग लगानी है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं 10 से बढ़ा के 15% में जा सकता हूं, उससे ऊपर जाऊंगा नहीं। अलग अलग सेक्टर में जाना है। जब मैं सेक्टर में भी जा रहा हूं तो मैं टॉप के 3 प्लेयर में ही निवेश करूंगा, नीचे के बीच के प्लेयर में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी शुरुआत हो रही है। जब मैं मार्केट में अपना निवेश शुरू कर रहा हूं तो मैं जो टॉप की 3 कंपनी उस सेक्टर में है उसमें निवेश करूंगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, वापस से कह रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो आपको टॉप 3 बैंक जो इंडिया में है उसमें निवेश करना है। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको एचडीएफसी में जाना है, आपको एक्सिस में जाना है, आपको आईसीआईसीआई में जाना है, ठीक है जी। क्योंकि ये इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, उस सेक्टर के मार्केट लीडर हैं, उस सेक्टर के दादा हैं। सिंपल। जब आप ये मार्केट लीडर्स या उस सेक्टर के दादा को पकड़ोगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस बहुत ऊपर होगी, है ना जी। आप जब कंपेयर करोगे तो रोहित भाई, एक्सिस बैंक 1000 रुपया चल रहा है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा तो देखो किधर 100 के आजू बाजू है ना जी। आप ऐसा मेरे को बोल सकते हो। जब आप मार्केट लीडर के पास जाते हो तो मार्केट लीडर किसी बेसिस पे लीडर है, उसका या तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसकी ब्रांचेस ज्यादा होगी, कोई तो बेसिस होगा जिससे वो मार्केट का लीडर है ना जी। अभी हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हम तो क्या कर रहे हैं, गूगल में जाके पंच कर रहे हैं कि मेरे को बताइए कि आईटी सेक्टर में इंडिया की कौन सी 3 लीडिंग कंपनी है, तो आपको नाम आ जाएंगे। फिर आपको उसमें वापस से फिल्टर लगाना है कि इसमें से कौन ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है, उसका मुझे बताइए, किसका मार्केट शेयर ज़्यादा है रेवेन्यू के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से। आप ऐसे अलग अलग फिल्टर लगा के देख सकते हैं। तो आपको, आप सिंपल, गूगल ही आपको सारे आंसर देगा। आप फिर वो करेंगे, इनमें से कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो उनके जो शेयर होल्डर होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिट में से शेयरिंग दिया जाता है, पैसा वापस दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो आपको ये भी देखना है कि कंपनी है आपको डिविडेंड तो दे रही है, ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है जी। उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बहुत ज्यादा माथा बच्ची मत कीजिए, बहुत सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अलग अलग सेक्टर में हमको उस सेक्टर के 3 लीडर्स है उसमें ही निवेश करना है, चौथे पांचवें 10वें में जाने का नहीं है, ठीक है जी। अब हमने डिसाइड किया है कि मेरे को 10% जो मेरा कैपिटल है, 10 लाख में से 10%, 1 लाख रुपया हो गया। लाख रुपए मैं डालूंगा किसमें, आईटी में डाल रहा हूँ, लाख रुपया बैंकिंग में। ऐसा मैंने अलग अलग सोच लिया। उदाहरण के लिए मैंने लाख रुपए सोचा है कि मैं डालूंगा किसमें, बैंकिंग में डालूंगा। तो बैंकिंग में मैंने 3 शेयर कंपनी आइडेंटिफाई की, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई। तो इन 3 कंपनियों में या तो मैं बराबर बांटूंगा, 33,000 रुपया डाल दूंगा, या मैं 30,000, 30,000 और 40,000 का निवेश करूंगा। सिंपल। उस 30,000 में आपको जितने भी आईसीआईसीआई के शेयर मिलेंगे आपको वो खरीदना है। अक्सर लोग भाग क्या करते हैं, मेरे को 50 शेयर खरीदना है, 100 शेयर खरीदना है। आप एक शेयर भी खरीद सकते हो और एक शेयर भी बाजार में बेच सकते हो, क्योंकि ये अब डिजिटल फॉर्म में शेयर्स आते हैं। सिंपल। पहले वो लॉट चलता था, 50 तो होना चाहिए। हम एफएनओ नहीं कर रहे हैं जहां पे लॉट सिस्टम चलता है, हम तो नॉर्मल ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है,
उन पैसों में जितना शेयर आता है वो आपको लेना है। वो ऑड होगा, इवन होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल, पैसे को देख के हमें आगे जाना है। हम थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी से निवेश कर रहे हैं। तो 30,000 में आपको जितने HDFC के शेयर आए वो आप ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 2,000 का भाव चल रहा है HDFC का, तो 30,000 में आपके पास जितने शेयर आएंगे उतना ले लीजिए। एक्सिस बैंक 1,000 रुपया चल रहा है, तो 1,000 रुपये में 30,000 में जितने शेयर आएंगे 1,000 के हिसाब से ले लीजिए। 30 शेयर आ गए, वहां पे 15 शेयर आएंगे। आप बोलोगे नहीं HDFC 15 है, उसको भी मैं 30 कर लेता हूं। नहीं, अमाउंट को लेके आपको शेयर्स खरीदने हैं। सिंपल जी। अच्छा, शेयर्स कब खरीदने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको ये बता दिया है। आपने जो भी शेयर आइडेंटिफाई किया, जो भी कंपनी आपने आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल HDFC, जब आप जाओगे उसका रेट देखोगे, 52 वीक्स का हाई और लो देखेंगे आप। 52 वीक्स, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। हम स्कूल में पढ़ते आ रहे थे, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सो एक साल में उस कंपनी का शेयर मैक्सिमम कितना गया था और कम से कम में कितना आया था, आपको वो दोनों रेट फटाफट मिल जाएंगे। गूगल बाबा आपको ये रेट दे देगा। आपको ऐसे बहुत सारे फ्री वेबसाइट है जिसमें ये सारी जानकारी मिल जाती है। NSE की वेबसाइट पे जाएंगे तो भी मिल जाएगा। फ्री की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नया निवेश करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब हम पैसे बना लेंगे स्टॉक मार्केट में, तब जाके हम सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। अभी मैं कुछ भी खरीदने वाला नहीं हूं, निवेश नहीं करूंगा, मतलब खर्चा नहीं करूंगा निवेश करने के लिए। तो आपने देखा कि 2,000 का शेयर आज के दिन में जो है वो हाई में गया हुआ है 2,500 और नीचे में गया हुआ है 1,800 रुपया। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जब आपका जो आज के दिन में शेयर की बाइंग ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग में जो रेट चल रहा है वो उसके पीक से 30% नीचे है क्या। 10,000 का शेयर अगर उससे 30% नीचे है, 7,000 में आपको मिलता है, तो ले लीजिए। ठीक है जी। अगर वो HDFC 2,500 हाई गया और वो 2,450 चल रहा है तो मत खरीदो। सिंपल। एक्सिस बैंक है, हाई गया है 1,000 और आज के दिन में 980 रुपया, तो मत खरीदो। जब वो अपने पीक से 30% नीचे है तभी आपको उसमें निवेश करना है, नहीं तो करना नहीं है। आप लोग, रोहित भाई मुझे तो ऐसे बहुत कम शेयर मिलते हैं। हाँ, कम ही शेयर मिलेंगे आपको। धीरे धीरे आपको उस पर ध्यान देना है। आपने IT में देखा, आपको हो सकता है कोई भी शेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो लाख रुपए आपने IT के बाजू में रखे हैं और ये पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट में डाल के रखेंगे, घर पे नहीं रखोगे, नहीं तो पार्टी कर लोगे आप, है ना। सो ये 10 लाख में से आपने डिसाइड किया 1-1 लाख रुपए अपन अलग अलग सेक्टर में डालेंगे। आपने डिसाइड किया लाख रुपया मेरा बैंकिंग में जाएगा। बैंकिंग में जितना आप निवेश कर सके आपने उतना निवेश किया। अगर आपको बैंकिंग में आपके पैरामीटर से कुछ भी मैच नहीं करता है तो वो लाख रुपया आप फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, उसको छुएंगे नहीं। छुओगे तो पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। ठीक है जी। इसलिए बोल रहा हूँ उसकी आप फिक्स डिपॉजिट बना दीजिए। जैसे ही हमारे को खुले पैसे दिखते हैं, हमारे हाथ में खुजली होती है और हम पार्टी करने चले जाते हैं, पिकनिक करके आते हैं, फिर हम बोलते हैं चलो एक छोटा सा वीकेंड मना के आते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप मार के आते हैं, अगली सैलरी में उसको सेट ऑफ कर दूंगा, आज उधारी लेता हूँ कल चुका दूंगा। बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी रूल को ब्रेक करने का नहीं है। तो आपने जो लाख रुपया डिसाइड किया उसमें से मान लीजिए FMCG में आपको कोई शेयर आइडेंटिफाई हुआ, उसको आप खरीद लीजिए। आपने टाटा कॉफी समझा है या आपने जो भी शेयर आपको समझ में आता है वो आप ले लीजिए। धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। सिंपल। तो आपको मालूम पड़ेगा आपको 20 से 25 शेयर ही खरीदने हैं, उनको ही आपको ऑब्जर्व करना है। कल को आपको टिप आएगी ये ले लो, बोल जल्दी मत करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। आपका पैसा आपका बेबी है, धीरे धीरे हम उसको खिला पिला के बड़ा करेंगे। हमें भी तो सीखना है। मेरे पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सीखूंगा, मैं ही उसको बढ़ाऊंगा। फिर तो हमने ऐसा कर लिया, उसमें निवेश कर लिया। गलती से भी कोई पेनी स्टॉक मत लीजिएगा। लोग अक्सर बोलते ना पेनी स्टॉक लो, 1 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बिल्कुल मत लीजिए। आपको कोई कितना स्ट्रांगली बोले, आपको ऊपर से उतर के भगवान भी बोले पेनी स्टॉक, तो कहना प्रभु नहीं लूंगा। सिंपल। नो पेनी स्टॉक। यहां से आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी होगी। ओवर ए पीरियड ऑफ ये स्टॉक्स आपके बढ़ते जाएंगे और आपको लंबे समय में अच्छा पैसा कमा के देंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ टॉक।
जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे दिन की शुरुआत करना चाहिए? ठीक है जी। सबसे पहले जब आप उठते हैं, आपको बेड से आप उतरे, सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे रब कीजिए और अपने आंखों पे ऐसे रख लीजिए। आपको अपने दिन की शुरुआत अपने हाथों को देख के, पाम को देख के करनी है, क्योंकि यह आपका कर्म आप इनके थ्रू करते हैं। ठीक है जी। आप उठे, ब्रश व्रश मत कीजिए, पानी पीजिए थोड़ा सा, और घर का एक ऐसा कोई भी कोना देख लीजिए जहां पे आप कुछ समय अकेले अपने साथ बिता सकते हैं। सिंपल, आपको अपने साथ समय बिताना है, जिसे हम मी टाइम बोलते हैं। ठीक है। जब आप उठोगे तो आपने सिर्फ पानी पिया है और आप वहां जाके बैठे हो। ठीक है जी। एक 2 से 5 मिनट आप वो जगह पे, आसन पे, कुर्सी पे, सोफे पे, जो भी जगह आपको कंफर्टेबल लगती है आपके एज के हिसाब से, वहां जाके आपको बैठना है और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको कुछ नहीं करना है। सब बोलते हैं ना भगवान का नाम लो, ये लो, हम उस पर आएंगे, लेकिन वो शुरुआत के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ टू जीरो जीरो स्टेट, है ना जी। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अपनी ब्रीदिंग को, इनहेल आप कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको एंटरटेन मत कीजिए। आपने कोई बुरा सपना देखा, आप डर गए हैं, उठे हैं, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। सबको कहना भाई टाइम प्लीज, दिमाग को बोलना स्टैचू, मुझे थोड़ी देर कुछ नहीं करना है। सिंपल, आपकी ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद अगर आप नहा के मेडिटेशन करना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं, वहां से कीजिए। तो सबसे पहले आप जीरो जीरो स्टेट में अपने आप को लाएंगे और उसके बाद आप जाप करेंगे। जिस भी भगवान को आप याद करते हैं, इष्ट देव को याद करते हैं, आपको उसका जाप करना है। जाप करेंगे आप, जितने भी टाइम आप करते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे। ये चीज आपको अपने लाइफस्टाइल में लानी ही। आप बोलोगे मुझे तो बच्चों को तैयार करके भेजना पड़ता है, रात को लेट सोती हूँ, सुबह बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। जो भी आपका सिस्टम है, सिस्टम को बदलिए। अगर आज आप सिस्टम को बदलेंगे तो आने वाले समय में हेल्थ आपका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है, जो आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा। वो आपको सपोर्ट करेगा। आप रोज फाइट होती है, सुबह उठते हैं, माँ उठती है, बच्चों उठ जाओ, नहीं तो चाटे मारती है, लात मारती है, उठो, जैसे जैसे उनको उठाती है, बस्ता पहनाती है और वो स्कूल जाते हैं, टेंशन में रहती है। वो टेंशन नहीं हो, इसलिए आपको ये मेडिटेशन करना जरूरी है। अपने ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करना जरूरी ही है। आप ये समझिए, जिस तरीके से आप रोज भोजन खाते हैं, इस शरीर को अन्न लगता है, प्रभु से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। वो आपका स्पिरिचुअल फूड है, आपके दिमाग की शांति का वो खाना है, जीवन है। हम कहते हैं ना खाना जरूर, वो आपका फूड है। रोज आपको थोड़े समय के लिए एक्सरसाइज करनी है, जो भी बॉडी आपकी परमिट करती है। आप योगा कीजिए, आप कोई दूसरा जिम जाते हैं वो कीजिए, जुम्बा कीजिए, जो आपके लाइफस्टाइल में आता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। आपकी बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना ही चाहिए। ठीक है जी। एक्सरसाइज आप 7 दिन नहीं करेंगे तो 4 दिन तो कम से कम कर ही लीजिए। वॉक तो कीजिए कीजिए, कम से कम 40 मिनट नहीं करेंगे। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर तिलक कहते हैं यार 40 मिनट चला करो। 40 मिनट नहीं तो 20 मिनट तो चलो ही चलो। थोड़ा तो चलना ही चाहिए, एक रूटीन बना लीजिए। हम अक्सर वो सारी एक्सरसाइज तब शुरू करते हैं जब घंटी बज चुकी होती, बीपी बढ़ गया होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होता है, और डॉक्टर कहता है भाई या तो तू एक्सरसाइज शुरू कर दे, या फिर ऊपर का तेरा दरवाजा खुल चुका है, आप वेटिंग में हैं, कभी भी आपकी पर्ची कट सकती है, कभी भी यम जी आ सकते हैं अपने दूध को लेके आपको ऊपर ले जाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति आने से पहले ही सुधर जाओ, है ना जी। तो एक्सरसाइज करना है, अपने आप को, अपने ऑरा को क्लींजिंग करना है। रोज आपको अपने आप के साथ बात करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। ठीक है जी। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और आज का दिन मेरा है। आपको ये रोज अपने आप से बात करनी है। आपको अपने से पॉजिटिव बात ही करनी है। आपको पता नहीं कि आपकी जबान पे कब सरस्वती माँ बैठ के बोले तथास्तु। सो आपको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। आपको अपनी तारीफ करते ही रहना है, करते ही रहना है, रोज तारीफ करना है।
दुनिया आपको क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आपको अपनी तारीफ करते ही जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, रोज आपको दिन में एक बार ताली बजाना है। ये हाथों में सारा जादू है। ये हाथ, अगर आप एक्यूप्रेशर को थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपके हाथ के अंदर सब कुछ है। आपको रोज तालियां बजानी बजानी है, ऐसे ऐसे जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। 2 से 5 मिनट ताली बजाइए ही बजाइए। आप इसको एक्सरसाइज समझो, भजन समझो। भजन में ताली हम बजाते हैं, कीर्तन में हम ताली बजाते हैं, हम जब बहुत खुश होते हैं हम ताली बजाते हैं। सो ताली बजाना आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। दिन में एक बार आपको दिल खोल के हंसना ही है। अगर हम आपको पूछे आप हंसे, मैं तो रोहित भाई रोज हंसती हूँ, आप हंसते नहीं हो, स्माइल करते हो, लोगों को दिखाने के लिए आप हंसते। हंसना मतलब सब कुछ बोल के हा 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 करके, जो लाफ्टर क्लब में कराते हैं ना, हंसो दिल खोल के, वैसे फेफड़े बाहर निकलने के लिए आ जाए, वैसे हंसने का है आपको। क्या होता है, हम आज के कॉम्प्लेक्स लाइफ में अपने अंदर इतना प्रेशर डाल चुके हैं कि हम हंसना ही भूल गए हैं, है ना जी। मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, हम अभी उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको रोज दिल खोल के हंसना ही है। साल में एक बार आपको रोना है। आप बोलो रोहित भाई ये क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, हम सब में इतने सारे इमोशंस हम डाल के रखते हैं, एंड टीयर्स आर दोज इमोशंस विच वी कैनॉट एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स। जो हम शब्दों के जरिए अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को बोल नहीं पाते, फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाते, वो फीलिंग्स आंसू के जरिए निकलते हैं। तो साल में एक बार तो रो ही लेना चाहिए। आपको और लगेगा, लेकिन मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, साल में एक बार रो लिए। देखिए मैं अभी आपको बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फील किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साल में एक बार रोना चाहिए। किसी भी, आपका कोई अपना परेशानी में है तो उसकी परेशानी को अपनी समझ के दिल से एक बार रो लीजिए। आप ये पूरी शिद्दत से रोइएगा कि आंसू बड़े दिल से निकले, आपके दिल को छू जाए, वो दर्द आपके दिल को छू जाए, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये एक चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप भी करके देखिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ, आप इसको करके देखिए, आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है जी। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। लाइफ को आपको सेलिब्रेट करना है। अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा लास्ट टाइम आपने कब सेलिब्रेट किया था, कब पार्टी की थी, कब धमाल किया था? देखिए सेलिब्रेशन करने के लिए आपको बहुत पैसे नहीं लगते, आप कहीं पे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, वड़ा पाव खा के सेलिब्रेट कर सकते हैं, कटिंग चाय पी के सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त के घर चले गए, वहां पे आप थोड़ी देर बैठे, आपने गपशप की, मजा आ गया। कुछ भी, आपने बैलून बना के बच्चों के साथ आप बैलून फाइट कर रहे हैं, आप पिलो फाइट कर रहे हैं, आप anything which gives you happiness, which gives happiness, genuine happiness, that is celebration। ठीक है जी। आप ये मत सोचो कि यार ये होना ही चाहिए, अब सोचो कि अरे यार मतलब हमको तो 5 स्टार होटल में जाना पड़ेगा, मेरे को तो ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो आप कहीं पे भी सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, सो सेलिब्रेट कीजिए, रेगुलरली सेलिब्रेट करते रहिए। सेलिब्रेशन, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन करना बनता है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज, आपने अपने जिगरी दोस्तों के साथ लास्ट टाइम कभी पार्टी की थी? हम अक्सर दोस्तों से मिलते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, चल मैं तेरे घर में आता हूँ, अपन मिलके खाना खाएंगे, अपन ऐसा करेंगे, अपना वैसा करेंगे। फॉर्मेलिटी करना छोड़ दीजिए। आपके जिगरी दोस्त वो होते हैं जो बचपन से आपको जानते ही आपके क्लोज होते हैं। आपको उनके सामने कोई भी नकाब पहन के जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं मेरे दोस्तों के पास जाता हूँ, उनके घर में जाता हूँ, तो बोलता हूँ अरे नीलेश भाई यार चाय पिला दे, भाभी नाश्ते में क्या कुछ नाश्ता करा दो, भूख लग रही है आज, आपके यहाँ कुछ खाने का मन हो गया, आरती भाभी कुछ खिला दो। अपनापन है। तो नीलेश भाई जब मेरे पास आएंगे तो बोला रोहित यार तेरे यहाँ कुछ नहीं, वो किचन में जाएगा अपने आप निकाल लेगा। इसको हम बोलते हैं अपनापन। जब तक आप अपनी फॉर्मेलिटी में रहोगे, तामझाम में रहोगे, उसमें मजा नहीं। वो दोस्ती नहीं है, वो दिखावा है। अरे जिन लोगों के साथ में कुछ नहीं से कुछ जिंदगी में बन गया, उनके सामने मैं क्या दिखाऊं, अपनों के सामने मैं क्या शो ऑफ करूं? हमारी लाइफ की प्रॉब्लम ही ये है कि हम अपनों के सामने भी शो ऑफ करने लग जाते हैं, कि मैं उनको बताना चाहता हूँ मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। अरे भाई तू मेरा जिगरी है, तू बड़ा होगा, तेरी तरक्की में मेरे को खुशी होने ही वाली है।
क्लियर? दोस्तों के साथ दिल खोल के पार्टी कीजिए, मजे कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है जी। थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो करते नहीं है लोग, क्या है? जब आप ईएमआई की जिंदगी जी रहे हैं, आपने होम लोन लिया है, गाड़ी का लोन लिया है, बच्चे की एजुकेशन का लोन लिया है, कुछ वाइट गुड्स खरीदे उसका आपने लोन लिया है, ठीक है जी, और आप मर मर के उसकी किस्त भर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, गाड़ी की किस्त दे रहे हो, अरे यार गाड़ी की पैसे देने हैं, घर का किस्त देना है, जैसे ही आपकी महीना शुरू होता है कहते हैं अरे यार इस महीने मेरे को 70,000 रुपए की किस्त भरनी है, घर का है, इसका है, आप बड़े दुखी होते हो और आप कहते हो भाई कब इससे पीछा छूटेगा, गाड़ी की किस्त कब खत्म होगी, ये घर का ईएमआई कब खत्म होगा। हम कई बार इस कगार पे आ जाते हैं और सबके साथ ये ऐसा होता ही है, यार ये कब पीछा छूटेगा लोन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस लोन को आपने खुद अपनी मर्जी से लिया है, तो जब वो लोन खत्म हुआ तो क्या आपने उसको सेलिब्रेट किया है? आपने उसको टाटा बाय बाय किया है? नहीं किया ना। तो आज के बाद कोई भी लोन जब आपका खत्म होता है, क्लोजर होता है, प्री क्लोजर आप कर रहे हैं या नॉर्मल ड्यूरेशन में क्लोज कर रहे हैं, सेलिब्रेट कीजिए लाइफ में। यू हैव टू सेलिब्रेट व्हाट? यू हैव टू सेलिब्रेट द क्लोजर ऑफ योर लोन। यार मेरे सिर से एक टेंशन चला गया। हाल ही में मैंने एक है ना अपना होम लोन मेरा कंप्लीट हुआ ना, मैंने बेटी को मैसेज किया बेटा आज अपना होम लोन कंप्लीट हो गया, सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी कनेक्ट, वो चंडीगढ़ में है, मैं खपोली में हूँ, तो मैंने कहा हम जब भी कनेक्ट करेंगे, अगले महीने हम तिरुपति जा रहे हैं, तो मैंने कहा बॉस जब तू इधर आएगी दिवाली पे अपन एक जोरदार पार्टी करेंगे कि लोन खत्म हो गया। वी नीड टू सेलिब्रेट जिस ओकेजन को हम इतने समय से कह रहे थे ये लोन खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, जब वो खत्म हुआ तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, तभी तो मजा आएगा। जब आप सेलिब्रेट करोगे, लक्ष्मी जी को आप विदाई दे रहे हैं तभी भी आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब लक्ष्मी जी आ रही हैं तो भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं होनोपोनो टेक्निक की। ये वो टेक्निक है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये कहाँ से आई है, क्या है, कैसा है, वो उस टेंशन में आपको जाने का नहीं, आपको तो समझने का है टेक्निक, उसको फॉलो करने का है और उसका एडवांटेज लेने का है। एक मिनट, ठीक है जी। ठीक है जी, तैयारी आपकी होनोपोनो टेक्निक सीखने के लिए? बहुत सिंपल सी टेक्निक है। ठीक है जी। आपको क्या करना है, आज के दिन में आप कई लोग को देखोगे उनके हाथ में पैसा टिकता ही टिकता है, कुछ लोग वहीं पे रहेंगे जिनके हाथ में आप कितना भी पैसा डालो छन जाता है, खर्चा हो जाता है, जैसे ही पैसा आप उनको दोगे कुछ ना कुछ उनका खर्चा निकल जाएगा। आपने कई बार ऐसा देखा है, कई लोग आपसे बोलते होंगे रोहित भाई मेरे हाथ में तो पैसा ही नहीं टिकता, पैसा आता है और उससे आने से पहले, मेरी सैलरी आने से पहले मेरे खर्चे शुरू हो जाते हैं, घर में कोई बीमार हो गया, मेरे को ईएमआई देनी है, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरा ये हो गया। सो वो आपका एक पैटर्न बन गया है लाइफ का। कुछ लोग के हाथ में पैसा टिकेगा ही नहीं, कुछ लोग के हाथ में कुछ भी आप दोगे टिक जाएगा, क्योंकि उनका जो इक्वेशन है, उनकी जो लैंग्वेज है पैसे के साथ वो अच्छी है, कुछ लोग की अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कुछ लोग मैग्नेट होते हैं जो जैसे ही रखा वहां पे सारे आयरन और उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वैसे कुछ लोग मैग्नेट होते हैं वहां जहां पे भी जाते हैं पैसा खिंचा हुआ उनके पास आ जाता है। सिंपल जी। हमको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, मुझे भी वो कुछ ऐसा मालूम पड़ जाए जिससे पैसा मेरे पास खिंचा हुआ चला आए और मेरे पास रह जाए, लक्ष्मी जी मेरे पास आए। एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अक्सर मैंने देखा है महाराष्ट्र में, और स्पेशली जो महाराष्ट्रियन परिवार हमारे होते हैं वो अपने घर के बाहर गणपति जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति फोटो लगाते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा, है ना जी। और बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई हम शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम गणपति बप्पा को याद करते हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा गया कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले आपको गणेश जी की स्तुति करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वो थॉट के हिसाब से आप गणपति जी को अपने घर के बाहर लगा देते कि भाई कोई भी आएगा तो उनको प्रणाम करेगा और घर में आएगा। देखिए बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप घर के किसी भी घर के बाहर जाते हो, बिल्डिंग के बाहर जाते हो, तो वहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, ठीक है ना, बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप अपने ऑफिस के वहां जाते हो तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग सर करता है, सिक्योरिटी वाला करता है,
किसी होटल में जाते हो तो दरबार आपके लिए गेट खोलता है, सिंपल है कि नहीं? तो गेट के बाहर कौन खड़ा होता है? सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है। अपने गणपति बप्पा ने सिर्फ एक ही बार सिक्योरिटी वाले का काम किया था, जब वो अपनी माँ की, पार्वती माता नहाने के लिए गई थी, स्नान के लिए गई थी, उनकी वो रक्षा करने के लिए रुके थे। शंकर जी आए, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, शंकर जी ने नाराजगी में उनका गला काट दिया, फिर उनका गला बिठाया गया हाथी का, वहां से श्री गणेश हुआ है। ये कहानी हम सब ने सुनी हुई है। तो गणपति बप्पा कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड का काम उन्होंने लाइफ में किया नहीं है, करते नहीं है। तो जो आप घर के बाहर गणपति बप्पा की फोटो लगाते हो, आप गलत काम कर रहे हैं। गणपति बप्पा को घर के अंदर लेके आइए, घर में आप एंटर करते वहां पे गणपति बप्पा की फोटो अंदर की तरफ लगा दीजिए, बाहर मत लगाइए। उनको अपना द्वारपाल मत बनाइए। घर के बाहर लगाना है तो कुछ और लगा लीजिए, गणपति बप्पा को मत लगाइए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बप्पा को घर के अंदर लगाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। जो लोग चाहते हैं वो थोड़ा सा और इसमें R&D कर सकते हैं, वहां पे भी आपको यही गूगल बाबा जवाब देंगे। आप वहां पे हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, सूर्य देव की फोटो लगा सकते हैं। इसके अलावा और जो भी धर्म को आप मानते हैं, जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम आपका है, उस हिसाब से काम कर लीजिए। लेकिन गणपति बप्पा को घर में ले आइए, ये मेरी आपसे विनती है, ठीक है? क्योंकि वो आपके द्वारपाल नहीं है, आपके प्रभु हैं अच्छे काम की शुरुआत के लिए। अब हम बात कर रहे थे मनी के लिए कि भाई पैसा ये जो है मेरे पास आना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जब भी पैसा, दिन की शुरुआत आप कर रहे हैं, पोनो टेक्निक से कर रहे हैं, आपको क्या करना है, ये नोट को लेना है, ऐसे आप उसको स्पर्श कीजिए, फील कीजिए, है ना? फील कीजिए जैसे ये आपका छोटा बेबी है। क्या है? आपका छोटा बेबी, आपका टेडी बियर है, आपका पेट है, आपको इससे बहुत प्रेम है ना? आप इसको किस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्नेह कर सकते हैं, ठीक है जी? तो आपको ये एक कोई भी करेंसी हाथ में लेना है। अब आप इस नोट से पूरी शिद्दत से बात करेंगे, ये नोट लेंगे हाथ में और उसको बोलेंगे, ये जो मैंने लिखा है वो आप बोलेंगे। आप मनी टॉक करें, आप पैसे से बात करें। आपका पैसे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, आप उस रिलेशन को सुधारने की ये प्रक्रिया आज से शुरू कर रहे हैं। आपका रिलेशन अच्छा है, उसको और अच्छा गाढ़ा करने की प्रक्रिया आप शुरू कर रहे हैं। तो आप ये पैसे को, इस करेंसी को हाथ में पकड़ रहे हैं और उसको देख के पूरी शिद्दत से बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस आपको पूरी शिद्दत से करेंसी को देख के बोलना है, उसको आपको स्पर्श करना है, फील करना है, कॉन्स्टेंटली बोलना है। ये 4 क्या एक्सरसाइज है? आई एम सॉरी आप बोल रहे हैं, आपने इससे पहले पैसे की इज्जत इस लाइफ टाइम में, इससे पहले वाले लाइफ टाइम में नहीं की थी, इसलिए पैसे आपसे नाराज होके जा रहे हैं। तो आप उसके लिए पहले आप उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे लक्ष्मी माता मुझे क्षमा कीजिए। दूसरा आप कहते हैं, मैंने आपको, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैंने आपसे जो गलती की उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप क्षमा कीजिए। आई एम सॉरी, मैं मेरे गुनाहों को कबूल करता हूँ, मुझे आप क्षमा कीजिए। आपने मुझे क्षमा किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इसको हम बोलते हैं होनोपोनो टेक्निक, हवाइन टेक्निक है। इसको आप रेगुलरली करना शुरू कर दीजिए। हाथ में करेंसी को पकड़िए और ये 4 लाइनें बोलिए, बहुत ही सिंपल सी लाइन है। मनी को बोलिए, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये बोलना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में पैसे को लेके जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आपके पास पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। आपके जो अननेसेसरी खर्चे हो जाते, जो लीकेज है आपकी जेब में से, वो लीकेज आपके चले जाएंगे, है ना जी? और आपके पास पैसे टिकने शुरू हो जाएंगे। सो ये होनोपोनो टेक्निक शुरू कर दीजिए, आपको बड़ा अटपटा लगेगा। मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी इसको कीजिए और आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी? तो ये मेरा सेशन था। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, 9821625222। आप में से जो भी मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन करने से पहले प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप में से कोई मेरे को अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता है फाइनेंस को लेके, वो भी पूछ सकता है। मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैं आपको
बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ में कुछ मैं वैल्यू एडिशन कर पाया हूँगा पिछले 3 दिन के सेशन में। इसके आने वाले समय में हम वापस से कनेक्ट करेंगे, कुछ नया मैं आपके लिए लेके आऊंगा, कुछ नए टॉपिक को लेके आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। एक बार फिर से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। दिल से ये प्रार्थना है कि आपके परिवार को खूब तरक्की मिले, आपके घर में लक्ष्मी माता आए, आपको खूब बरकत दे। ये आने वाले त्योहार आपके घर में आपकी झोली को खुशियों से भर दें और आप बहुत तरक्की करें। आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।